नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं विटामिन B12 की, जिसको कोबालामिन भी कहते हैं। यस, सो इसका दूसरा नाम है एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टर। ठीक है, और क्या कहते हैं इसे? और कहते हैं एंटी परनीसियस एनीमिया फैक्टर। एंटी परनीशियस एनीमिया फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया होता है। यस, आगे बात करें स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो कोबाल्ट एटम है उसकी 4 वैलेंसी, तो पायरोल रिंग जो है, 4 पायरोल रिंग है, वो उसके साथ कोऑर्डिनेटेड होती है। एक वैलेंसी जो इसकी कोऑर्डिनेटेड होती है वो होती है डाइमिथाइल बेंजामिडाजोल। डाइमिथाइल बेंजीमिडाजोल। और इसकी जो 4 वैलेंसी है वो किसके द्वारा कोऑर्डिनेटेड होती है? तो 4 valencies are coordinated by the pyrrole ring, and the one, if it is coordinated with cyanide, then it is called cyanocobalamin. If it is coordinated with OH, then it is called hydroxycobalamin. Yes, adenosine cobalamin. Adenosyl cobalamin. So adenosine cobalamin, how it is formed? कैसे बनता है? So जो कोबालामिन है, that is vitamin B12, if combined with ATP, so adenosine triphosphate, adenosine, that is a ribonucleoside. Yes, so it will combine with cobalamin to form the adenosyl cobalamin. Yes, to form the adenosyl cobalamin. And the adenosyl cobalamin is the major storage form. It is the major storage form. Yes, ठीक है। और अगर एडिनोसिल ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप आ जाए तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा मिथाइल कोबालामिन। और जो मिथाइल कोबालामिन है वो मेजर फॉर्म है जो कि ब्लड के अंदर दिखती है। मेजर फॉर्म सीन इन ब्लड। मेजर फॉर्म सीन इन ब्लड। यस, नाउ सो जो एडिनोसिल B12 और मिथाइल B12, दैट इज एडिनोसिल कोबालामिन और मिथाइल कोबालामिन, वो है फंक्शनल कोएंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके एब्जॉर्प्शन की। सो लेट्स टॉक अबाउट द एब्जॉर्प्शन। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि किसके द्वारा सीक्रेटेड होता है? विच इज सीक्रेटेड बाय पैराइटल सेल। यस, सो पैराइटल सेल सीक्रेट द इंट्रिंसिक फैक्टर। And another requirement for it is the cobalamin. Cobalamin, which is secreted in saliva. Another requirement is pepsin, then trypsin. So pepsin क्या करता है? पेप्सिन जो है वो प्रोटीन से विटामिन को अलग कर देता है। ठीक है, सो विटामिन रिलीज हो जाता है, विटामिन B12 रिलीज हो गया बाय पेप्सिन, बाय एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑन प्रोटीन, एंड विटामिन B12 इज रिलीज्ड। देन जो विटामिन B12 है वो कंबाइन करता है किसके साथ में? कोबैलोफिलिन के साथ में। कोबैलोफिलिन के साथ में कंबाइन करता है। कहाँ पर? स्टमक में। यस, उसके बाद जो कोबैलोफिलिन है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। किसके द्वारा डिस्ट्रॉय करते हैं? बाय ट्रिप्सिन। डिस्ट्रॉयड बाय ट्रिप्सिन इन पैनक्रियाटिक जूस। जो ट्रिप्सिन पैनक्रियाटिक जूस में होता है वो कोबैलोफिलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो क्या हो गया? B12 फर्दर रिलीज हो गया वापस से। देन B12 कंबाइन विद इंट्रिंसिक फैक्टर, और उसके बाद क्या होता है? सो इंट्रिंसिक साथ कंबाइन होने के बाद में ये बन गया B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो इंटरनलाइज्ड होता है बाय म्यूकोजल सेल। जो म्यूकोजल सेल है उसके ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, उस रिसेप्टर पर ये अटैच्ड होता है
एंड देन ये इंटरनलाइज्ड होता है, ठीक है, उसके बाद ये इंटरनलाइज्ड हो जाता है। ओके, सो B12 जो है उसका एब्जॉर्प्शन होता है इलियम में, और फोलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम में, ठीक है। सो वापस से देख लेते हैं इसका एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ। तो सबसे पहले पेप्सिन ने एक्ट किया प्रोटीन पर, विटामिन B12 रिलीज हुआ, फिर वो विटामिन B12 कोबैलोफिलिन के साथ कंबाइन हुआ स्टमक के अंदर, ठीक है। फिर वो जो कोबैलोफिलिन के साथ कंबाइन हुआ तो कोबैलोफिलिन जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया ट्रिप्सिन से पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, जो ट्रिप्सिन था उसके थ्रू ये डिस्ट्रॉय हो गया कोबैलोफिलिन, तो वापस से क्या हुआ, B12 रिलीज हो गया। अब जो B12 रिलीज हुआ वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ कंबाइन किया और एक कॉम्प्लेक्स बनाया, और वो कॉम्प्लेक्स वहां पर म्यूकोजल सेल से एब्जॉर्ब हो गया, इंटरनलाइज्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद B12 कहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ, तो ये कहाँ पर हुआ, इलियम के अंदर, और जो फोलिक एसिड है वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, वो होता है जेजुनम के अंदर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट फॉर्म जो है वो है मिथाइल कोबालामिन, ठीक है। ब्लड के अंदर दिखता है प्रीडोमिनेंट, ब्लड में जो प्रीडोमिनेंट है वो यही है। और स्टोरेज फॉर्म की बात करें, एडिनोसिन कोबालामिन जो कंबाइन होता है किसके साथ में, ट्रांसकोरिन के साथ में, एडिनोसिन कोबालामिन ट्रांसकोरिन के साथ में कंबाइन होकर स्टोर होता है, स्टोर्ड इन लीवर, लीवर के अंदर स्टोर्ड होता है, यस। और लीवर के अंदर, ये रहा लीवर, सो इट कंटेन, लीवर के अंदर 2 मिलीग्राम ऑफ B12 होता है, विच इज सफिशियंट, जो कि सफिशियंट होता है फॉर 2 to 3 ईयर, 2 से 3 सालों के लिए ये सफिशियंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल रोल ऑफ B12 की। फंक्शनल रोल ऑफ B12, विटामिन B12 के फंक्शनल रोल की बात करें तो फर्स्ट इज मिथाइल मेल्योनिल कोएंजाइम A आइसोमरेज, ठीक है। तो इस एंजाइम के अंदर एडिनोसिन कोबालामिन होता है, एडिनोसिल कोबालामिन होता है, सो वहाँ पर ये रिक्वायर्ड होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो मिथाइल मेनिल कोएंजाइम ए है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करें ऑड चेन फैटी एसिड, ऑड चेन फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म से हमें मिला प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए, और जो प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए है वो फर्दर कन्वर्ट हुआ डी मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए, डी मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए, और जो डी मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए है वो फर्दर कन्वर्ट हुआ एल मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए, एल मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए बाय द एंजाइम रेसिमेज, बाय द एंजाइम रेसिमेज, एंड देन जो एल मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए है उस पर एक्ट किया एंजाइम मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए म्यूटेज, और इस एंजाइम के अंदर क्या था, इस एंजाइम में था कंटेनिंग एडिनोसिन कोबालामिन, एडिनोसिल कोबालामिन, तो इसके अंदर एडिनोसिल कोबालामिन था। सो इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एडिनोसिल को, इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ कोबालामिन देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ कोबालामिन, अगर हुई तो क्या होगा, मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए म्यूटेज विल नॉट वर्क because it contain the constituent, it's B12 is its constituent, that's why methyl methylmalonyl coenzyme A mutase will not work, isomerase or mutase will not work, and what will happen, the methyl methylmalonyl coenzyme A level will be increased, yes, and it will lead, and its level will be increased. methyl methylmalonyl coenzyme A mutase है वो एक्ट करता है methyl methylmalonyl coenzyme A पर, then it will form succinyl coenzyme A, yes. सो वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि ऑड चेन फैटी एसिड है उसका हुआ मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑड चेन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है, प्रोपेनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। सो उससे प्रोपेनाइल कोएंजाइम ए मिला और उसको फर्दर कन्वर्ट कर दिया डी मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए, जो कि फर्दर रेसिमेज की हेल्प से एल मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया, एंड देन एंजाइम रिक्वायर्ड इज मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए म्यूटेज, जिसको चाहिए एडिनोसिल कोबालामिन, यस। इसकी वजह से क्या हो गया, अब B12 की डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा, मेथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए विल accumulate and will not be converted into succinyl coenzyme, succinyl
सो नेक्स्ट है एंजाइम होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज। होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज। सो होमोसिस्टीन से मिथ्योनिन में कन्वर्जन, होमोसिस्टीन से मिथ्योनिन का कन्वर्जन जब करते हैं तब ये एंजाइम यहाँ पर होता है, ठीक है। और मिथाइल कोबालामिन अपना मिथाइल ग्रुप डोनेट करता है, होमोसिस्टीन को देता है, देन जो है होमोसिस्टीन कन्वर्ट हो जाता है मिथ्योनिन में, ठीक है। सो ये जो होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है उसको एक्टिविटी चाहिए किसकी, विटामिन B12 की। सो दिस एंजाइम requires activity of homocysteine methyl transferase enzymes requires activity of vitamin B12. Which one? Methylcobalamin. Yes. So in its deficiency, it function will be affected. Yes, because the activity of vitamin B12 will be required for the activity of the homocysteine methyl transferase. Yes. My question is, if trypsin is absent, what will happen to B12? So trypsin क्या करता है कि जो B12 कोबैलोफिलिन कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स में कोबैलोफिलिन को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन अगर ट्रिप्सिन नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, B12 कोबैलोफिलिन कॉम्प्लेक्स विल बी एक्सक्रीटेड, एक्सक्रीट हो जाएगा एंड इट विल लीड टू विटामिन डेफिशिएंसी। यस। नाउ एक चीज और नोट करनी है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है दो मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन B12 के साथ कंबाइन कर सकता है, ठीक है। तो फंक्शंस में होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज में रिक्वायर्ड है, देन एंजाइम मिथाइल मेन्योनिल कोएंजाइम में म्यूटेज में रिक्वायर्ड है। यस। आगे बात करें, मिथाइल फोलेट ट्रैप एंड फोलेट डेफिशिएंसी। सो क्या होता है कि जब B12 की डेफिशिएंसी होती है, जब B12 की डेफिशिएंसी होती है तो मिथाइल ग्रुप मिथाइल THFA से एक्सेप्ट नहीं होता है, तो फिर जो मिथाइल फोलेट है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, मिथाइल फोलेट गेट ट्रैप्ड। यस, तो मिथाइल फोलेट ट्रैप हो जाता है। आगे बात करें, नाउ लेट्स डिस्कस द कॉजेज ऑफ B12 डेफिशिएंसी। क्या कॉजेज हैं B12 डेफिशिएंसी के? सो फर्स्ट इज न्यूट्रिशनल, फर्स्ट इज न्यूट्रिशनल। यस। सो जो वेजिटेरियन डाइट होती है, वेजिटेरियन डाइट, उसमें B12 का सोर्स क्या है? उसमें B12 का सोर्स है कर्ड या फिर मिल्क, ठीक है। और जो लोअर इनकम ग्रुप होते हैं वो हो सकता है कि इसको एफोर्ड ना कर पाए, तो फिर जो लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है, वेजिटेरियंस ऑफ लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स जो है उनके अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है। यस, उनके अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। नाउ और कहाँ एब्जॉर्प्शन, और क्या दूसरा एक रीजन हो सकता है एब्जॉर्प्शन में, absorption now, decrease in absorption. There may be many reasons for decrease in absorption. Yes. Now third is Addisonian pernicious anemia. So first is why it is called Addisonian, because it was described by the Thomas Addison, क्योंकि इसको थॉमस एडिसन ने डिस्क्राइब किया था, डिस्क्राइब्ड बाय थॉमस एडिसन। और पर्निशियस का मतलब क्या है? पर्निशियस का मतलब है फेटल। यस। सो इट इज
एडिसोनियन पर्नीशियस एनीमिया। यस, सो इंट्रिंसिक फैक्टर स्टेरॉइड। यस, ठीक है। सो एंटीपेराइटल एंटीबॉडी जो होती है वो क्या करेगी, पैराइटल सेल पे अटैक करेगी। पैराइटल सेल क्या करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है। सो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन हैम्पर हो गया। सो इससे क्या हो गया, डेफिशिएंसी। सो ये जो कंडीशन है जिसमें इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो इससे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो B12 की डेफिशिएंसी होगी। दैट्स वाई इस जो एडिसोनियन पर्नीशियस एनीमिया होता है इसमें इसकी वजह से B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। यस, नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक एट्रोफी। गैस्ट्रिक एट्रोफी, सो इन 40% cases of iron deficiency anemia, सो जो 40% केसेस है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर, उनके अंदर सुपर एडेड गैस्ट्रिक एट्रोफी भी दिखती है। सुपर एडेड गैस्ट्रिक एट्रोफी इज सीन। यस, सो 40% ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर गैस्ट्रिक एट्रोफी दिखती है और गैस्ट्रिक एट्रोफी मे बी द रीजन ऑफ B12 deficiency. Yes. Now, next is pregnancy. तो प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, B12 की डेफिशिएंसी। नेक्स्ट इज द फिश टेपवर्म, दैट इज डायफाइलोबोथ्रियम लेटम इन्फेक्शन। डायफाइलोबोथ्रियम लेटम infection. What happens is there in the Scandinavian countries where eating fish is a delicacy, eating live fish is a delicacy, there may be the infection of this tapeworm. Named is the Diphyllobothrium latum. Its infection, so it has a great affinity. It has a great affinity for B12. It has a great affinity for B12. That's why it may lead to deficiency of B12. May lead to deficiency all of B12. Yes, now next, now let's talk about the deficiency manifestations of B12. Deficiency manifestations of B12. So first is folate trap. Yes, अगर B12 deficient होगा तो क्या होगा, फोलेट जो फोलिक एसिड है वो मिथाइल THFA की फॉर्म में accumulate हो जाएगा and it will lead to folate trap. Second, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा, जो मेगालोब्लास्ट है वो दिखेंगे ब्लड के अंदर, दैट इज इमेच्योर न्यूक्लिएटेड आरबीसी दिखेंगे। और क्या दिखेगा, और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स वो भी दिखेगा। ठीक है, दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ B12। और नेक्स्ट इज एलिवेटेड होमोसिस्टिन लेवल। और ठीक है, सो होमोसिस्टिन लेवल भी बढ़े हुए दिखेंगे। क्यों दिखेंगे होमोसिस्टिन लेवल हाई, होमोसिस्टिन लेवल इज हाई बिकॉज जो कोबालामिन है, मिथाइल कोबालामिन है, वो अपना मिथाइल ग्रुप डोनेट नहीं कर रहा है होमोसिस्टिन को। होमोसिस्टिन इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू द मिथ्योनिन। सो बिकॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ B12 there is no cobalamin, so there is no methyl cobalamin, so there is no transfer of methyl group to homocysteine to convert into methionine, so homocysteine level get high. Yes, next is demyelination. so homocysteine से methionine बनता है और methionine जो है फर्दर एक्टिवेटेड मिथ्योनिन में कन्वर्ट होकर अपना मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है। ठीक है, सो मिथाइल ग्रुप, ऐसे ही एक मिथाइल ग्रुप चाहिए होता है किसको, फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन को। वो कन्वर्ट होता है, फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन विल कन्वर्ट इनटू फॉस्फेटिडिल कोलिन को। यस, सो फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन कन्वर्ट होता है फॉस्फेटिडिल कोलिन को, और यहां पर जो है एस एडिनोसिल मिथ्योनिन अपना मिथाइल ग्रुप डोनेट करता है। ठीक है, और कन्वर्ट होता है एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन में। ठीक है, तो
अगर मिथ्योनिन डेफिशिएंट हुआ, इफ मिथ्योनिन डेफिशिएंट, और मिथ्योनिन डेफिशिएंट क्यों होगा? क्योंकि B12 डेफिशिएंट है, वो होमोसिस्टीन को मिथ्योनिन में कन्वर्ट ही नहीं कर रहा है, सो देयर विल बी नो कन्वर्जन ऑफ फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन टू फॉस्फेटिडिल कोलिन। और अगर ये कन्वर्ट नहीं हुआ तो क्या होगा इसकी वजह से? देयर विल बी डेफिशिएंट फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ ऑफ नर्व, डेफिशिएंट फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ ऑफ नर्व्स। सो माइलिन शीथ ऑफ नर्व्स डेफिशिएंट होगी क्योंकि फॉस्फेटिडिल कोलिन बना नहीं, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट और क्या डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन है? सो सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन, सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन। सो डीमाइलिनेशन हुआ, तो डीमाइलिनेशन ने क्या क्या इफेक्ट किया? डीमाइलिनेशन ने इफेक्ट किया सेरेब्रल कॉर्टेक्स, cerebral cortex, pyramidal tract and dorsal column। ठीक है, सो इन तीनों का हो गया क्या? डीमाइलिनेशन ने इन तीनों को इफेक्ट कर दिया, और इन तीनों का अगर डीमाइलिनेशन से अगर ये तीनों इफेक्ट हुए हैं, देन इट विल लीड टू सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन, सब एक्यूट कंबाइंड degeneration, because the demyelination is affecting the cerebral cortex, pyramidal tract as well as dorsal column. So next manifestation is achlorhydria. Now let's talk about how we can assess the B12 deficiency. So assessment of B12 deficiency, assessment की बात करें तो सबसे पहला असेसमेंट है सीरम B12 लेवल। यस, तो सीरम के अंदर B12 का लेवल, वो उसका लेवल, या फिर सेकंड पेरिफेरल स्मीयर, पेरिफेरल स्मीयर में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देख लो। यस, थर्ड इज शिलिंग टेस्ट, शिलिंग टेस्ट के अंदर रेडियो एक्टिव लेबल्ड कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है, याद रखना है। ठीक है, रेडियो एक्टिव लेबल्ड कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है, और इट इज यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ B12 डेफिशिएंसी। यस, नेक्स्ट, सो increased level of anti-parietal cell antibody is the diagnostic of pernicious anemia। ठीक है, सो अगर एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडी अगर बढ़ी हुई है तो क्या होगा? तो इंटेंसिव फैक्टर नहीं होगा, तो फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो फिर B12 की डेफिशिएंसी होगी। सो इसका इंक्रीज लेवल भी कैन बी यूज्ड एज the assessment for the B12 deficiency। Yes, can be used as for the assessment of B12 deficiency। Now let's discuss about the methylmalonic acid। ठीक है, और methylmalonic acid excretion in urine। ठीक है, ये भी इसका इससे भी असेसमेंट कर सकते हैं। प्लस फिग्लू एक्सक्रीशन टेस्ट, वो भी पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि फोलिक एसिड तो फोलेट ट्रैप में चला गया, तो फिर वहाँ पर हिस्टिडीन का मेटाबॉलिज्म, हिस्टिडीन के अंदर जो THF रिक्वायर्ड होता है उसके फॉर्म इम्यूनो ग्रुप को रिमूव करने के लिए, तो फिर वो तो नहीं है वहाँ पर, तो इसकी वजह से फिग्लू एक्सक्रीशन टेस्ट विल बी पॉजिटिव, बिकॉज द फोलिक एसिड जो है वहाँ पर ट्रैप हो चुका है फोलेट ट्रैप के अंदर। यस, एज अ मिथाइल THFA की फॉर्म में। ठीक है, और क्या होगा? और होमोसिस्टीन यूरिया विल बी ऑब्जर्व, होमोसिस्टीन यूरिया विल बी ऑब्जर्व बिकॉज होमोसिस्टीन कन्वर्ट नहीं हुआ मिथ्योनिन में, सो होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ गया ब्लड के अंदर, सो होमोसिस्टीन यूरिन में एक्सक्रीट हो गया, सो देयर इज अ होमोसिस्टीन यूरिया एंड इट इज ऑब्जर्व्ड। यस, it is also observed, so this can be used as the assessment for B12 deficiency। Now let's discuss about the treatment। So in case of all macrocytic anemias are generally treated with folate and vitamin B12। Yes, and the therapeutic dose of B12 is 500 to 1000 microgram by the intramuscular injection। Yes, so these are the treatments। Now let's discuss about the normal requirement is 2 microgram per day, and during pregnancy and lactation the requirement is 3 microgram per day। Now let's discuss about the dietary sources। Dietary sources,
So first dietary source is liver, which is the richest source. Second, curd, which is a good source because the lactobacillus can synthesize B12. Yes, because curd is a good source because lactobacillus can synthesize B12. Yes, thank you.